नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा देश तक पहुंच चुका है। भारत में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिल चुके हैं। हर परिवार के सामने सवाल है कि इस वेरिएंट का मुकाबला कैसे किया जाए। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि ओमिक्रॉन से बचाव कैसे किया जाए। बच्चों और बुजुर्गों को इससे कितना खतरा है। ओमिक्रॉन को लेकर अभी तक हालांकि ज्यादा रिसर्च सामने नहीं आई है और इसीलिए लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। और आज हम एक्सपर्ट से यही जानने की कोशिश करेंगे कि कितना खतरनाक है ये कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था दूसरी वेव में जो डेल्टा वेरिएंट आया था उसकी वजह से बहुत से लोगों की मौत हुई थी, बहुत ही जानलेवा साबित हुआ था। ये क्या डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक है या कितना खतरा ज्यादा है, इसी को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। और इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही जुड़े हुए बड़े अपडेट। अमेरिका में ओमिक्रॉन के 8 केस मिले हैं। महाराष्ट्र में नए दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हैं, तो हर राज्य सरकार भी अलर्ट है। नेपाल में 9 देशों से ट्रैवल बैन कर दिया गया है। ऐसे बहुत से देश ये कदम उठाना शुरू कर चुके हैं। 33 देशों में ओमिक्रॉन के 393 केस अभी तक मिले हैं। तो देखते ही देखते ये 33 देशों में अभी तक फैल चुका है। तो ये खतरा कितना बड़ा है और जिस तरह से भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। कर्नाटक में 2 मामले सामने आए, दोनों दक्षिण अफ्रीका के ये नागरिक जिनमें पुष्टि हुई ओमिक्रॉन वेरिएंट की। एक 66 साल का पुरुष और दूसरा 46 साल का, जो कि दोनों ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। और इस वक्त हमारे साथ 3 एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ फोर्टिस अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ हैं, मेदांता हॉस्पिटल से डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ हैं और डॉक्टर संजीव बगई चेयरमैन हैं नेफ्रॉन क्लिनिक के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजीव बगई, अभी हालांकि कहा जा रहा है कि जितनी स्टडीज आई हैं इस वेरिएंट के जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड बताए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जानलेवा अभी नहीं बताया जा रहा है। लेकिन क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं होगी ये कहना कि ये डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक है? जी, गुड इवनिंग। तो जो ये नया वेरिएंट आया है ये लगभग 2 या 3 हफ्ते ही पुराना है पूरी दुनिया में। तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, जो पूरा एवोल्यूशन है इस वायरस स्ट्रेन का, अभी पूरी तरह किसी भी भाग ऑफ द वर्ल्ड में इतना प्रकट क्लियरली क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं देखे गए हैं। जब ये नया वेरिएंट आता है पहले हफ्ता 2 हफ्ते में हम इनिशियल ट्रेंड्स देखते हैं और इसका ट्रेंड ये है क्योंकि इसका जो म्यूटेशन का जो स्ट्रक्चर है बहुत अलग है, डेल्टा से भी ज्यादा है। मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं टाइम वेस्ट करूंगा, पर ये ज्यादा पेपर पर ज्यादा लीथल प्रकट हो रहा है। पर एट द मोमेंट जो सिम्टम्स हैं ज्यादा बॉडी एक, हेडेक, माइल्जिया और माइल्डर सिम्टम्स हैं, पर ये माइल्ड सिम्टम्स अक्सर 10वें और 11वें दिन के बाद चेस्ट और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में कन्वर्ट होते हैं। दूसरी चीज जो देखी गई है साउथ अफ्रीका में, जो ज्यादातर डेटा वहां से आ रहा है, ये ज्यादातर बच्चों में ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। 2 और 4 साल की एज में ये ज्यादा है और ये 29% ऑफ टोटल एडमिशन जो हॉस्पिटल में है ये बच्चों में देखे जा रहे हैं। तीसरी बात है जो हमने देखी गई है, जो लिटरेचर में अभी आया है, जो री इन्फेक्शन का रेट है इस ओमिक्रॉन के कारण ये 2.5 टाइम्स ज्यादा है डेल्टा के कंपैरिजन में। सो हमने जो मैसेज है, हमने डबल वैक्सीनेट जितनी जल्दी हम कर सके पूरी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, मास्क नहीं उतारें, हम बिल्कुल सतर्क रहें, बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें, पैनिक ना करें, हम केयरफुल रहें, कैरलेस ना हो। हम बिल्कुल मैसेज दें सब लोगों को कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे हमें डेल्टा से प्रोटेक्ट करेगा सेम प्रकार से ओमिक्रॉन में भी प्रिपेयर करेगा। कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए इसके कारण। ये भी एयरबॉर्न है, ये भी वायरस स्ट्रेन है। ज्यादातर ये अभी फिलहाल माइल्ड है, पर माइल्ड को सीवियर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हमने बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना है, पर कोई पैनिक, कोई मिस इन्फॉर्मेशन, कोई एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। जी, तो पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर अरविंद, अगर किसी को पहले संक्रमण हो चुका है तो कितना खतरनाक हो सकता है ये? मीमांसा जी, जैसा कि डॉक्टर बगई ने कहा उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बता दूं कि 4 चीजें हैं जो हमें एक नए वेरिएंट में देखनी है। नंबर 1, उसकी इन्फेक्टिविटी कितनी ज्यादा है। नंबर 2, उसमें विरुलेंस यानी कि सिवियरिटी ऑफ डिजीज कितना ज्यादा है।
नंबर 3, क्या वो लीथल ज्यादा है, मतलब उसमें मृत्यु रेट हायर है। नंबर 4, क्या वो वैक्सीन को इवेट करता है। तो अभी तक हमें इन 4 में से पहले सवाल का क्लियर जवाब मिल गया है कि यह डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा इंफेक्शियस है, तेजी से फैलता है। बाकी तीनों सवालों के जवाब अभी फाइनल आंसर आना बाकी है। इनिशियल सिग्नल्स ये कहते हैं कि शायद इसकी डिजीज माइल्ड है, और दूसरी आज जो साउथ अफ्रीका से एक रिपोर्ट आई है कि उन्होंने 2.5 से 3 टाइम्स इसका री इन्फेक्शन रेट टोटली वैक्सीनेटेड लोगों में ज्यादा देखा है कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट। डॉक्टर अरविंद, तो कैसे ये समझा जाए कि यही संक्रमण हुआ है, यही वेरिएंट है, ये डेल्टा नहीं है? देखिए, उसका फाइनल आंसर तो जीन सीक्वेंसिंग से ही आएगा, जीनोम टेस्टिंग से। लेकिन एक चीज और जो WHO ने रिपोर्ट की है कि इस वायरस में एक S वो जीन होती है, इसमें E, N, RPRD और S, ये 4 चीजों के लिए टेस्ट किया जाता है। S रिप्रेजेंट्स दी स्पाइक एरिया। तो चूंकि इस वायरस में स्पाइक एरिया में 20 से ज्यादा म्यूटेशन है, तो WHO ने ये रिपोर्ट किया है कि S जीन में, हेलो जी सुन रहे हैं डॉक्टर अरविंद। हाँ, तो WHO ने ये रिपोर्ट किया है कि अगर S जीन ड्रॉप आउट है, यानी S जीन अगर नहीं आ रही है, तो उस वायरस का ओमिक्रॉन होने का है हाई रिस्क सैंपल होगा, जिसकी जीन टेस्टिंग जरूर की जानी चाहिए। तो एक तो ये तरीका है कि हम S जीन ड्रॉप आउट के लिए ढूंढें RT-PCR टेस्टिंग में, और दूसरा है कि हम उसको बाद में जीनोम सीक्वेंसिंग करें। इन 2 तरीकों से ही हम कह सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन है या डेल्टा है या कोई और है। ठीक है डॉक्टर सेठ, अगर संक्रमण हो जाता है किसी को, तो टेस्ट कराने कहां जाएं? किसी भी लैब में जा सकते हैं, और टेस्ट का रिजल्ट आने में कितना समय लगता है? देखिए, बिल्कुल सही बताया, और मैं उसको नहीं रिपीट करूंगा जो डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि जो S जीन के टारगेट फेलियर है RT-PCR टेस्टिंग में, उसी में पहला या उसका वो आता है कि शायद ये ओमिक्रॉन हो सकता है। बट फाइनली तो जीनोमिक टेस्टिंग से है। इसीलिए स्क्रूटिनी और सर्वेलेंस अब आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा हो गई है, और जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल से आ रहा है या जो एट रिस्क कंट्री से आ रहा है, उनके लिए तो पॉजिटिव होना ही एक आइसोलेशन की बात हो गई है। जब तक ये प्रूव नहीं होता है, और वो फाइनली जीनोमिक टेस्टिंग से प्रूव होता है कि क्योंकि हर RT-PCR टेस्ट ये S जीन को टारगेट फेलियर को नहीं देख सकता है, इसीलिए कुछ टेस्ट देख सकते हैं, बट हर टेस्ट जो हमारे कंट्री में यूज हो रहे हैं वो नहीं देख सकेंगे। सो हमारा सर्वेलेंस, स्क्रूटिनी, आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग एक बहुत अनिवार्य और इम्पॉर्टेंट हो गया है। जहां तक बात आई, जब सिम्टम्स की बात हो रही थी, सिविरिटी की बात हो रही थी, ये भी कहना चाहूंगा कि जो सेकंड क्वेश्चन डॉक्टर अरविंद कुमार कह रहे थे कि क्या ये अब हमारी इम्यूनिटी, चाहे वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो इन्फेक्शन की वजह से या इम्यूनिटी हुई हो वैक्सीनेशन की वजह से, क्या इवेट कर सकता है? तो एज यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक इवॉल्विंग, हर रोज हमें नई इंफॉर्मेशन आ रही है, स्पेशली साउथ अफ्रीका से जो एपी सेंटर है, और उन्होंने आज ही ये बताया है कि वो ज्यादातर पेशेंट वो देख रहे हैं जिनको पहले कोविड हो चुका है, अल्फा वेरिएंट से या डेल्टा से नहीं, और उनमें ये फिर से डिजीज प्रोसेस आ रहा। तो ये देखा गया है कि ये सर्टेनली जो इम्यूनिटी इन्फेक्शन की वजह से हुई है पहले, उसको तो इवेट कर रहा है। सर्टेनली सिवियर है कि नहीं है, वो जैसे बताया डॉक्टर बगाई ने कि ये अगले 2 हफ्तों में हमारे बात पता चलेगी। बट लेट अस अंडरस्टैंड 2 इंपॉर्टेंट आंसर्स। एक, कि डबल वैक्सीनेशन ने आज तक हमें प्रोटेक्ट किया है फ्रॉम सिवियर इन्फेक्शंस एंड फ्रॉम डेथ, चाहे वो अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट हो, इसको हमें समझ लेना। और दूसरी चीज जिससे हमें प्रोटेक्शन मिली है वो है हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्किंग, डबल मास्किंग इन द कम्युनिटी, और डॉक्टरों के लिए या हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए N95 मास्क,
और सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वैसे ही हमारी प्रोटेक्शन मोर देन 95% हो जाती है, और हमें वो उसके लिए पूरी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ये डरने वाली बात नहीं है, ये कॉशन वाली बात है, ये पैनिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर बगई, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जो डबल वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जिन्हें बूस्टर डोज भी मिल चुकी है, उनमें भी ये इन्फेक्शन हुआ है, और जैसे बताया जा रहा है कि जो पहले से इन्फेक्ट हो चुके हैं, क्या उनके लिए खतरा बहुत ज्यादा नहीं हो जाता? तो क्या ऐसे में उन्हें बूस्टर डोज दी जानी चाहिए? इसमें आपके क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट, ये बहुत जरूरी सब व्यूअर्स को समझना है कि जो वैक्सीन होते हैं ये एक प्रिवेंटिव कॉज के लिए देते हैं। ये डिजीज मॉडिफाइंग वैक्सीन हैं, ये कभी भी डिजीज को इरेडिकेट नहीं कर सकते। तो जो वैक्सीन का जो लाभ है, मेन बेनिफिट है, वो सीवियर इन्फेक्शन, लीथल इन्फेक्शन, चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस, आईसीयू एडमिशंस एंड डेथ को प्रिवेंट करना है, और वो बेखूबी सारे वैक्सीन वर्ल्ड वाइड ने किया है। जो हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन रेट कहते हैं, जो वर्ल्ड वाइड डेटा न्यू इंग्लैंड जर्नल और लैंसेट में आया है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आया है, खाली 0.001% है। मतलब वैक्सीन आर वर्किंग वेरी वेल। अगर आप वैक्सीन वर्सेस नॉन वैक्सीन देखें, वैक्सीन वर्ल्ड वाइड डेटा है कि ये 9 गुना ज्यादा इन्फेक्शन रेट को कम करता है और 25 फोल्ड कम डेथ प्रिवेंट करता है। मतलब ये वैक्सीन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब ये बात है कि ये जो डबल वैक्सीन के जो लोग हैं, उनको अगर ये इन्फेक्शन हो रही है, वो ज्यादातर माइल्ड इन्फेक्शन होगी, कभी इसके साथ डेथ नहीं होगी। तीसरी बात है कि अगर जो पेशेंट्स को अब हम देख रहे हैं इंडिया में कि लगभग 1 साल होने को आया है जो 2 वैक्सीन लग चुके हैं, जो पहले जनवरी फरवरी में लगा है। मेरा ये कहना है कि जो तीसरी वैक्सीन है, जो हम बूस्टर कहते हैं, वो जरूरी है। खाली टाइमिंग का बात है कि कब हम इसको इनिशिएट करें, प्रायोरिटाइज मैनर में। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, 60 एंड अबव हैं, कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, डायलिसिस पेशेंट्स हैं, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। पर थर्ड वैक्सीन की जरूरत है जी। और बच्चों को कितना खतरा है डॉक्टर अरविंद, और क्या उनका वैक्सीनेशन भी ऐसे में बहुत जरूरी नहीं? मीमांसा जी, बच्चों को खतरा है, और जैसा कि अभी डॉक्टर बगई ने शुरू में बताया था कि जो साउथ अफ्रीका में है, वो उसमें बच्चों में करीब चौथाई इन्फेक्शन बच्चों में हो रहे हैं। अभी हमारे देश में कुछ कारणों से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। हमने सुना था कि शायद अक्टूबर तक 12 से 18 की एज ग्रुप में तो शुरू होने वाला है, लेकिन वो अभी शुरू नहीं हुआ है। तो ये सही है कि हमारे बच्चे अभी अनप्रोटेक्टेड हैं, और जैसा कि दोनों को पैनलिस्ट ने कहा कि वैक्सीन डेफिनेटली आज की तारीख में हमारा सबसे इफेक्टिव प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ साथ। तो आज की तारीख में अभी तो फिलहाल हमें बच्चों के केस में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को और ज्यादा सख्ती से प्रैक्टिस करना होगा, और बच्चों के साथ साथ एडल्ट्स को भी करना होगा, क्योंकि अगर एडल्ट इन्फेक्ट हो गए तो वो घर आके बच्चों को भी करेंगे। तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि ये स्थिति एक तरह से दोबारा हमें वापस उस फरवरी मार्च 2021 की स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है, जहां हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को तुरंत बहुत ही मेजर हथियार के रूप में दोबारा यूज करने की आपने भी जरूरत एडल्ट्स है। की बात करी, इसी पे मैं चाहूंगी डॉक्टर अशोक सेठ आप और इलैबोरेट कर पाएं, क्या सावधानी बरतें बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स? एक तो मैं पहली बात ये भी कहना चाहूंगा, बूस्टर की बात हुई कि हमें बूस्टर और एडिशनल डोज या थर्ड डोज को सेपरेट आउट करना चाहिए। हमारे कई लोग हैं जो शायद एल्डरली, कैंसर पेशेंट्स हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, जिनको पहली 2 डोजेस का इफेक्ट ही नहीं हुआ होगा। उनकी तो वैसे ही नोन है कि एंटीबॉडीज बहुत कम होती हैं, और वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्टेड है कि थर्ड डोज इनको बड़ा जरूरी है। तो हम ये ना समझें कि ये हम बूस्टर की बात कर रहे हैं, ये इनको एडिशनल डोज कहते हैं, थर्ड डोज कहते हैं, वो जरूरी है इवन इम्यूनिटी के लिए। बूस्टर की तब बात होती है जब आपको इम्यूनिटी आ चुकी है और आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
पहली बात ये कहूंगा, जहां तक इसीलिए रोड मैप अब बहुत जरूरी हो गया है, जबकि वेरिएंट्स अराउंड द कॉर्नर हैं, तो हमें सतर्क होना चाहिए और अब बूस्टर का रोड मैप गवर्नमेंट को क्लियरली सोचना चाहिए कि किसको बूस्टर्स दें, जबकि ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारे पास डोजेस है वैक्सीनेशन की, और वैक्सीन एक तरफ वैक्सीन हेजिटेंसी हो रही है जहां की लोग लगा नहीं रहे हैं। 22 लाख डोजेस अवेलेबल है, 22 करोड़ इनफैक्ट अवेलेबल है जी। होपफुली कहीं वेस्ट ना हो जाए और लोगों को स्पेशली एल्डरली, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर ही ना लगे। याद रखिए कि 8 से 10 महीने हो गए हैं जब से कि पहले बार वैक्सीन लगी थी। सेकेंड बूस्टर डोज के लिए आप कह रहे हैं कि एक रोड मैप तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है, और डॉक्टर बगई एसेंशियल हो गया और अब तो इमीडिएट हो गया है जी। डायबिटीज है, किसी को हृदय रोग के जो मरीज हैं, जिनको लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, वो क्या करें, वो इस खतरे से कैसे बचें? मेरे लिए क्वेश्चन है जी। जी जी डॉक्टर बगई। अभी फिलहाल तो थर्ड डोज जैसे गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, मेरा ख्याल जो वनरेबल पॉपुलेशन है, हेल्थ केयर वर्कर्स है, उनको कराना जरूरी है। बट इन द मीन टाइम जो लोग पहले शुरुआत ऑफ 2021 में वैक्सीन ले चुके हैं, क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना, ये बहुत जरूरी है कि ये आउटडोर ट्रांसमिशन एंड इंडोर ट्रांसमिशन दोनों हो सकता है। अल्टीमेटली हम ये ना भूलें कि ये वायरस एयरबॉर्न है, ये एक कमरे में 9 घंटे से ज्यादा वायरॉन सस्पेंड रह सकता है, ये एक कमरे से दूसरे कमरे जा सकता है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अगर दोनों लोग मास्क पहने और वेल फिटेड मास्क पहने, N95 या एटलीस्ट ट्रिपल लेयर्ड मास्क विद अ सर्जिकल मास्क, आपका जो चांस है इन्फेक्शन का ऑलमोस्ट 95-98% कम हो जाता है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका अगर वैक्सीन लग चुका है, आप प्लीज मिस इन्फॉर्मेशन में मत रहिए कि मेरे को इन्फेक्शन हो जाएगा। इसमें डर नहीं होना चाहिए। वैक्सीन बहुत सेफ हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई डेथ नहीं है वैक्सीन के बाद, वैक्सीन का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। हमारा मेन अब कैंपेन होना चाहिए कि हमें हर दिन लगभग 1 करोड़ वैक्सीन करना है, ताकि साल के एंड तक हम उस लेवल तक पहुंच सकें जिसमें कम्युनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी पूरे इंडिया में आ जी। आपने इम्यूनिटी की बात की डॉक्टर अरविंद, बहुत ही शॉर्ट में ओवरऑल इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए? ओवरऑल इम्यूनिटी मीमांसा जी, जो हमारी इम्यूनिटी को कम करने वाली चीजें हैं उनको न सेवन करके, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि धूम्रपान और एक्सेसिव अमाउंट में मदिरापान, बहुत ही इर्रेगुलर लाइफस्टाइल, बहुत ही इर्रेगुलर जंक फूड्स का सेवन, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कम करती हैं। रेगुलर 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें थोड़ी सी हमारी सांस फूले, ये क्लियरली शो हो चुका है कि 30 मिनट की एक्सरसाइज हार्ट पेशेंट्स को छोड़ के बाकी लोग अगर करें तो वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इम्यूनिटी कम करने वाली चीजों को ना करें और घर का बना हुआ स्वस्थ, पौष्टिक, बैलेंस्ड डाइट जिसमें हर तरह की चीजें हों, दालें भी हों, सब्जी भी हों, फ्रूट्स भी हों, थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी हों, यह हमारे लिए समुचित है। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट जो घर का बैलेंस डाइट ले रहा है, उसको कोई विटामिन ए, विटामिन सी या जिंक या किसी तरह का सप्लीमेंट या कोई एक्स्ट्रा टाइप ऑफ फूड लेने की जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत सिर्फ वो लोग जो बीमार हैं या एल्डरली हैं या किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं उनको है। जनरल पॉपुलेशन को विटामिन सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो बेसिक्स पर काम करना होगा। और जो दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक्सपर्ट्स ने सारी एडवाइस दी है, आपको टिप्स दी हैं, और आपको बस ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपने दूसरा डोज अभी भी वैक्सीन का नहीं लिया है तो वो तुरंत लगवा लें। और 3 लेयर्ड मास्क, जैसे कि डॉक्टर बगई ने बताया, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। सर्जिकल मास्क, N95 मास्क, इसका इस्तेमाल, और सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी। तो दवाई और कड़ाई दोनों जरूरी हैं ऐसे में, इससे अगर बचाव करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, हमारे एक्सपर्ट्स जिन्होंने पूरी जानकारी दी। प्रेजेंटिंग B News ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.